नमस्कार दोस्तों, इस विषय में हम समझेंगे कवि परिचय के बारे में। ठीक है, तो कवि परिचय में हमें क्या क्या लिखना पड़ता है। तो किसी भी कवि का कवि परिचय आ जाता है पेपर वगैरह में, आपने देखा होगा कई बार। और वो मिनिमम कम से कम 3 से 4 नंबर या 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखते हैं, 2 रचनाएँ लिखते हैं, भाव पक्ष लिखते हैं और कला पक्ष लिखते हैं। ठीक है, तो 2 रचनाएँ कोई भी आप किसी भी कवि की जिस कवि का नाम आए तो उसकी 2 रचनाएँ लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। तो आप 2 रचनाएँ लिख देंगे पहले स्टेप में। उसके बाद में भाव पक्ष में क्या लिख देंगे, प्रेम और भक्ति भावना। ठीक है, मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो भी कवि रचना वगैरह लिखते हैं उसमें प्रेम की और भक्ति भावना की बात की जाती है 80% से ज़्यादा। ठीक है, और 90%। ठीक है, तो इनमें ये बात की जाती है। तो अपन को कॉमन डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, अपन को एक कॉमन डेफिनेशन बताई है मैंने ये। तो ये सभी में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इनकी रचनाओं में भक्ति प्रेम का बड़ा अनोखा चित्रण है। ये शब्द कॉमन है इनमें। ठीक है, क्या है, कॉमन है। कैसे, इनकी रचनाओं में भक्ति भावना के साथ साथ प्रेम का बड़ा अनोखा चित्रण किया गया है। ठीक है, ये हो गई भाव पक्ष में प्रेम और भक्ति भावना। ठीक है, इसके बाद में प्रकृति चित्रण में क्या होता है कि उन्होंने अपनी प्रकृति के बारे में क्या बताया है अपनी रचनाओं के में। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है, हम देखेंगे प्रकृति चित्रण। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का बड़ा मनमोहक चित्रण किया है। ठीक है, इस कारण से इनकी रचना और भी ज़्यादा आकर्षित हो गई हैं। ठीक है, किसी और भी ज़्यादा आकर्षक हो गई हैं। ठीक है, रस योजना मतलब यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, आपको उससे आनंद मिलता है या फिर मतलब दुख उत्पन्न होता है या फिर उत्साह होता है, तो रस के अंतर्गत आता है। तो उसमें रस योजना हो गई कि क्योंकि भाव पक्ष है, आपके अंदर की जो भावना है उनका वर्णन करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने अपने काव्य में प्रयास सभी रसों का वर्णन किया है। उनमें से इनकी महत्वपूर्ण रस श्रृंगार रस, करुणा रस और करुणा रस आदि है। मतलब इन्होंने श्रृंगार के बारे में बताया है, करुणा मतलब शोक के बारे में भी बताया है। ठीक है, और आप चाहें तो इसके साथ में उत्साह भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में उन्होंने उनकी कैसी भावना रही है, उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उनमें उन्होंने कैसी भावना रखी है, तो उसमें उनकी समाज सुधारक भावना रही। ठीक है, तो इन्होंने अपने काव्यों में समाज सुधारक की भावना रखी है तथा समाज में फैली बुराइयों कुप्रथाओं जाति प्रथाओं को मिटाने का प्रयास किया है। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो समाज में पहले की चली आ रही कुप्रथाएं हैं, बुराइयां हैं। ठीक है, जाति प्रथाएं, जातिवाद जो मानते हैं कि हम ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, आप वैश्य हो, इन सभी जातियों को मिटाने की बात की है। इसके बाद में कला पक्ष हम देखेंगे कि कला पक्ष में क्या होता है कि जो भाषा और शैली होती है। ठीक है, तो हम समझेंगे भाषा। इनके काव्यों की भाषा शुद्ध साहित्य की खड़ी हिंदी है। ठीक है, यदि कवि अपने यहीं के हैं, ठीक है, तो इनकी अपने यहाँ की भाषा कौन सी है, आपको उनके स्टेट से पता चल सकता है कि उनकी भाषा कौन सी है। आपको तो पता ही होगा कि बंगाल के होंगे तो बंगाली होगी, वृंदावन के होंगे तो वहाँ की ब्रजभाषा होगी। ठीक है, ऐसी भाषाओं का आपको नॉलेज है, वहाँ के स्टेट से वहाँ की लैंग्वेज का पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए भाषा में क्या लिखेंगे, इनकी काव्यों में भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी हिंदी है। ठीक है, खड़ी हिंदी की जगह पे आप कुछ भी भाषा लिख सकते। इसके साथ साथ
ब्रज भाषा राजस्थानी देशज विदेशी तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करने से इनकी भाषा बहुत ही सरल सुबोध बनेंगे। ठीक है, मतलब इनने कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया है, तो इन्होंने काव्यों में भाषा साहित्य शुद्ध साहित्यिक, इनकी काव्यों की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी, इसके साथ साथ ब्रज भाषा राजस्थानी देशज विदेशी तत्सम तद्भव शब्द का प्रयोग करने से इनकी भाषा बहुत ही सरल सुबोध बन गई है। ठीक है, मतलब इनकी भाषा सरल सुबोध बन गई। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे क्या, ठीक है, हम समझेंगे शैली में क्या समझेंगे, शैली क्या है। ठीक है, तो पहले समझेंगे शैली। इन्होंने लगभग सभी शैलियों का प्रयोग करके अपनी भाषा को बहुत आकर्षक बना दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का भरपूर प्रयोग किया है। इन्होंने प्रायः सभी अलंकारों का उपयोग या प्रयोग किया है। उसमें से प्रमुख अलंकार रूपक, उपमा, अनुप्रास और श्लेष अलंकार हैं। ठीक है, शैली में क्या समझाया उन्होंने लगभग सभी शैलियों का प्रयोग करके अपनी भाषा को बहुत आकर्षक बना दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का भरपूर प्रयोग किया है। इन्होंने प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। उसमें से प्रमुख अलंकार रूपक, उपमा, अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में क्या आता है, चाहे लेखक परिचय हो चाहे कवि परिचय हो, क्या आता है इनका, साहित्य में स्थान कैसा रहा। तो हमें समझना है साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये लाइन तो बिल्कुल 100% कॉमन है। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्हें महान कवि कहा जाता है या माना जाता है। इनकी तुलना अन्य कवियों की तुलना से कम नहीं की जा सकती। आप हिंदी साहित्य के सदैव स्मरणीय किए जाएंगे। ये तो आप सभी कवियों के लिए निकाल के रख लो दिमाग में अलग से। भाषा शैली में यदि आपको याद है कि इनमें कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है तो वो लिख लो, ना वरना ये भी रख लो। ठीक है, ये तो कॉमन हो गई आपके। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, एक बार नोट करते हैं। ठीक है, फिर से क्या था, कई परिचय में 2 रचनाएं लिखनी है आपको। ठीक है, 2 रचना लिखना है। हो सके तो उन कवि के नाम से जो रचना है वो याद कीजिए। इसके बाद भाव पक्ष में क्या लगता है, प्रेम और भक्ति भावना। ठीक है, प्रकृति चित्रण। ठीक है, प्रेम भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, रस योजना और समाज सुधार की योजना। सभी की यही कोशिश रहती है कि समाज सुधार करें। ठीक है, तो भाव पक्ष में प्रेम और भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, रस योजना, समाज सुधारक भावना। इसके बाद में कला पक्ष में भाषा और शैली। भाषा में क्या लिखना है, जो उनकी भाषा होती है, और शैली में क्या लिखना है कि उन्होंने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, और इसके बाद में साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में कैसा स्थान रहा है। ठीक है, तो उनको ये सब चीज़ें देनी है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम इससे अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू।